नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज पाल है और मैंने अभी तक सिविल सर्विसेज मध्य प्रदेश में 7 इंटरव्यू दिए हैं। तो इस थोड़े बहुत अनुभव को मैं आपके साथ साझा करूंगा और जो आपकी सहायक प्राध्यापक परीक्षा है 2024 की, उसमें हम साक्षात्कार वाले पोर्शन में, क्योंकि 2022 का जब रिजल्ट आया है तो आपने इस चीज को बहुत अच्छे से नोटिस किया होगा कि साक्षात्कार अब बहुत ज्यादा महत्व रख रहा है। उसके नंबरों से हम उस लिस्ट के अंदर या बाहर हो सकते हैं। तो आपको साक्षात्कार को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, उसकी बहुत अच्छे से तैयारी करनी है जैसी अभी तक आपने परीक्षा के लिए की थी। ठीक है, तो हम अब साक्षात्कार के बारे में देखते हैं। आपके जो भी डाउट हो आप उनको लिख के रख लें। इस क्लास के बाद आप कमेंट में कर सकते हैं या हमारे नंबर पे आप भेज सकते हैं। आपको सबको व्यक्तिगत रूप से जो समस्याएं आती है उनका व्यक्तिगत निराकरण किया जाएगा। ठीक है, चलो। तो पहली चीज है साक्षात्कार। तो थोड़ा सा हम इसका मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि इससे शुरू कर रहे हैं इसलिए इसकी औपचारिकता भी जरूरी है। ठीक, तो साक्षात्कार, तो इसका मतलब होता है हम साक्षात करना। ठीक है, साक्षात मतलब हम उससे प्रॉपर तरीके से मिलें, उसको जानें। इसका मतलब होता है साक्षात और करना। ठीक है, साक्षात करना मतलब उसको जानना, ठीक है, उससे बात करना, ठीक है, और उसको पूरी तरीके से समझना। ठीक है, तो ये चरण आपके होते हैं कहाँ की जगह, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं। हम बहुत कुछ आपको जैसा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के इंटरव्यू में होता है, हमारे मॉक सेशन में भी वैसी ही फील कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक, तो ये साक्षात्कार का मतलब है। इसमें हम जो इंग्लिश का इंटरव्यू है उसको भी एक बार देख लेते हैं। इंटरव्यू, ठीक है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। इंटर मतलब होता है अंदर, ठीक है, और व्यू का मतलब होता है देखना। ठीक है, तो अंदर देखना मतलब आपके अंदर जो चीजें हैं, जो आप अपनी पर्सनालिटी में, अपने व्यक्तित्व में समाये हुए हैं, उनको आपको अपने इंटरव्यू लेने वाले के सामने प्रदर्शित करना है। और जो इथिक्स में एक चीज होती है कि आपको जो व्यवहार में है, सत्यनिष्ठा इसको बोलते हैं, कि जो व्यवहार में है वही आपको अपने अंदर मानना है। मतलब आप अंदरूनी रूप से एक अलग व्यक्ति हो और बाहर आपके व्यवहार को अलग तरीके से प्रदर्शित करते हो, ऐसा नहीं करना है। ठीक, तो इसका मतलब आप सबसे पहली जो सीढ़ी है उसको समझ गए होंगे कि साक्षात्कार और इंटरव्यू दोनों एक ही चीज है, लेकिन इसके अगर हम डायमेंशन खोलें तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक, चलो। अब इंटरव्यू में कुछ चीजें हैं जो बातें बनाई जाती हैं बहुत सारे लोगों के द्वारा, लेकिन जो बच्चे हैं इंटरव्यू दे रहे हैं उनको इस बात को नहीं मानना है। क्या क्या मिथ है? सबसे पहला कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो इंटरव्यू है वो नॉलेज का खेल नहीं है। ठीक, केवल जो है वो पर्सनालिटी ही देखी जाती है। लेकिन आपको ये बात पता होगी कि जो पर्सनालिटी है वो नॉलेज से अलग नहीं होगी, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है नॉलेज, ज्ञान आपको होना चाहिए। आप सोच के देखिए, अगर आपसे कोई सवाल पूछे और 2 4 6 10 सवालों के आप जवाब नहीं दें, या जो बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपसे हर व्यक्ति से उम्मीद की जाती है कि उसको इन सवालों के जवाब आने ही चाहिए, अगर वो नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं नॉलेज के आधार पर आपकी पर्सनालिटी भी वीक मानी जाएगी। ठीक, तो आपको इस मिथ को तोड़ना है कि नॉलेज का खेल नहीं है, केवल पर्सनालिटी है। तो पर्सनालिटी भी नॉलेज से आती है। तो आपको जो इंटरव्यू की बेसिक चीजें हैं जो डेफ में लिखी है वो अपन बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो देखो, इंटरव्यू को हम 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो आपका सब्जेक्ट है, ठीक, और दूसरा चीज है जो आपका डेफ में बाकी चीजें लिखी हुई है उसकी बात करते हैं। तो सब्जेक्ट, आप चूंकि आप जानते हैं कि आपने भी इतना लंबा समय देकर परीक्षा के समय में सब्जेक्ट को तैयार किया होगा, लेकिन इस सब्जेक्ट को दोबारा से पूरी तरह एक एक चीज पढ़ना कठिन है। ठीक है, क्योंकि आप बहुत ही जल्द आपके साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, आपने अभी तक जो पेपर के लिए सब्जेक्ट पढ़ा है उसको किस तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है, उसकी अप्रोच क्या हो सकती है। ठीक है, जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस है, 2022 में भी और 2024 में दोनों में इंटरव्यू कॉल है,
और मेरा जेआरएफ भी है पॉलिटिकल साइंस से, तो उस सब्जेक्ट को मैं आपको बता सकता हूं। दूसरी चीज, हमारे पास बहुत सारे सिलेक्टेड लोगों की टीम है जो एमपीपीएससी 2017 में सहायक प्राध्यापक की परीक्षा और 2022 में सहायक प्राध्यापक की परीक्षा में सेलेक्ट हुए हैं। और भी कुछ पुराने हमारे जिन्होंने हमको मार्गदर्शन किया है, सर मैडम, जो पहले से ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, उन लोगों से आपके सब्जेक्ट के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसकी अप्रोच क्या रखनी चाहिए, किस तरह सब्जेक्ट को इंटरव्यू के लिए तैयार करना है, और जो कोई डाउट आपको आएंगे उसको हम सब्जेक्ट में क्लियर कर लेंगे। ठीक, ये हो गई सब्जेक्ट की बात। और आपको जैसे भी संभव हो, वैसे तो बहुत सारे लोग इंदौर में ही हैं, तो हम इंदौर से आपको 1 to 1 करवा देंगे। बहुत सारे लोग यहाँ से बाहर हैं, दूसरे शहरों में रहते हैं, अलग अलग जगह उनकी पोस्टिंग है, तो उनसे ऑनलाइन तरीके से आपको जोड़ देंगे, तो आप सब्जेक्ट का टेंशन नहीं लें। दूसरी चीज अब आती है डेफ की। तो चूंकि मेरा भी थोड़ा बहुत अनुभव है, मैंने 7 इंटरव्यू एमपीपीएससी में दिए हैं और 2023 में मुझे सहकारिता विस्तार अधिकारी के पद पर चयन हुआ है और 2024 में असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस के पद पर चयन हुआ है। तो आप ये मान सकते हैं कि मुझे थोड़ा बहुत अनुभव है और मैं जो इस मार्केट में भ्रांतियां चलती है इंटरव्यू को लेकर, उसको आपके समक्ष नहीं आने दूंगा और उनसे हम दूर रहेंगे, और जो एक्चुअल में साक्षात्कार की इंटरव्यू की तैयारी होती है हम उसको करेंगे। क्योंकि मतलब मैंने हर बार इंटरव्यू दिया है 2018 से 2024 तक कंटिन्यू, तो मेरे बहुत अच्छे इंटरव्यू भी गए हैं, कुछ मीडियम भी गए हैं, कुछ खराब भी गए हैं, और लगभग सभी बोर्ड का मुझे अनुभव है। तो हम उसी अनुभव के आधार पर कि कहाँ इंटरव्यू बिगड़ सकता है, कहाँ इंटरव्यू सुधर सकता है और कहाँ बिगड़ते हुए को सुधारा जा सकता है, तो उस तरह से हम इस पूरे डेफ को तैयार करेंगे। अब इंटरव्यू की तैयारी के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर कोई सिलेबस नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। इंटरव्यू का सिलेबस नहीं होना एक बात है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल कुछ सिलेबस ही नहीं होता है, पूरी दुनिया में से कुछ भी पूछ सकते हैं, ये गलत बात है। मैं आपको बताता हूं कि लगभग 75 से 85% आप इंटरव्यू के सिलेबस को देख सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, जो मेन इंटरव्यू चलेगा वो यही चलेगा। कुछ चीजें जो 25 से 15% के बीच में हो सकती है, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, ये किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ परिस्थिति जन्य जो प्रश्न बनते हैं वो बन सकते हैं। ठीक, तो हम कोशिश करेंगे कि इस पोर्शन को बहुत अच्छे से तैयार कर लें, ताकि हमसे वहां की जगह जो सवाल पूछे जाए हम उनका अच्छे से जवाब दे सकें। ठीक, और इस वाले पोर्शन पे क्या करना है हमको, इस वाले पोर्शन पे हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे कि ऐसे सवाल जो हमसे कुछ भी पूछे जाने वाले हैं उनको हम कम से कम संभाल सकें, उनको एक दिशा में ले जाएं, ताकि इंटरव्यू उस दिशा में चल सके जिसमें हमें पता है, हमें नॉलेज है, ताकि हम उनको इस वाले पोर्शन से वापस पे यहां ला सकें। ठीक, तो इस तरह से कुछ हम इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। चलो, हाँ, और अब देखो इंटरव्यू जो रहता है ना, वो बहुत कुछ हमारे उत्तर देने पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इंटरव्यू को आगे ले जाना चाहते हैं। तो आप जिस तरह से इंटरव्यू को आगे ले जाएंगे निश्चित रूप से उधर ही जाएगा। बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू खराब हो जाता है इस सेंस में कि सर हमसे तो बहुत ज्यादा फैक्चुअल पूछ लिया या पता नहीं क्या क्या पूछ रहे हैं। तो हो सकता है कि हमें चीजें समझ ना आती हो उस समय में, लेकिन जब आप बहुत अच्छे से उस पर गहन रूप से विचार करेंगे कि यार इंटरव्यू ऐसा क्यों चला, तो उसका कारण है कि हमने बहुत सारे सवाल जिनके जवाब हमें बहुत अच्छे से देने थे, या हम उनको ऐसे जवाब देते जहां से वो नए क्वेश्चन उठा के हमारे पता वाले एरिया में ले जा सकते थे, इस एरिया में ला सकते थे उनको, उसमें नहीं ला पाए। और हमने बिना सोचे समझे बहुत सारी चीजें जवाब में ऐसी बोल दी जो नहीं बोलना था, जहां हमको पता नहीं था, तो वो लोग वहां चले गए और फिर जो है हमारा इंटरव्यू पता नहीं कहां से कहां चला गया, और बहुत सारी चीजें हमें सॉरी कहनी पड़ी, या जिनमें हमको पता ये कहना पड़ा इंटरव्यू से कि हमको नहीं मालूम है। ठीक, तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमको जो है वो इस डेफ पे और मेन है सब्जेक्ट में। ठीक है,
तो अगर हम ये इस वाली चीज पे अगर बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस कर गए तो ये मान के चलना कि आपका 50 से 65% के अंदर इंटरव्यू आपके हाथ में आ गया। अब जो सब्जेक्ट है, मैं ये इसको कम करके नहीं बता रहा हूं, लेकिन आप मान के चलें कि लगभग आपका सबसे कम समय 10 मिनट और अधिकतम 25 मिनट, इसके बीच में ही इंटरव्यू चलना है। तो आप ये मान के चलो, अगर आपका इंटरव्यू 10 मिनट चल रहा है तो ये मान के चलो कि आप 4 से 5 मिनट वो आपके डेफ पर रहेंगे। ठीक है, आपके डेफ पर रहेंगे। यहां से उनको समझ में आ जाएगा कि बच्चे को कितनी जानकारी है। उसके बाद आपका लगभग आधा समय 5 मिनट जो है आपका सब्जेक्ट पर चलेगा। यहां से वो आपकी इस विषय की समझ को, उसमें आपका दृष्टिकोण क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हम बहुत कोशिश करेंगे कि अपना इंटरव्यू जो है वो तथ्यात्मक ना हो, ठीक है, फैक्चुअल ना चले। क्योंकि इसमें समस्या ये होती है कि आपसे कोई सवाल पूछा, आपने तुरंत उसका एक लाइन में जवाब दे दिया कि सर ये है। नहीं, हमको थोड़ा सा सवाल को समझना है और उत्तर को किस तरह से ऐसा बना सकते हैं जिसमें कि हम कुछ ऐसे क्लू छोड़ दें जहां से वो नया सवाल उठा लें, या फिर वो हमारी भाषा शैली को, हमारे बोलने के तरीके को और हमारे परफॉर्मेंस को समझ सके। ठीक, चलो ओके। अब जैसे इंटरव्यू की हम बात करें तो इसमें सबसे पहला आता है आपका परिचय। तो जैसे मेरे परिचय में एक आता है कि जैसे हम परिचय को इस तरह से बताएं कि वो एक नई दिशा ले सके जहां से इंटरव्यूअर अपने सवाल उठा सके। ठीक है, तो मैं आपका अपना परिचय देके बताता हूं कि नमस्ते सर, मेरा नाम मनोज पाल है, मैं नर्मदापुरम जिले से आता हूं जिसका पूर्व में नाम होशंगाबाद था, और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही हुई है। उसके बाद मैंने अपना स्नातक परास्नातक नर्मदा महाविद्यालय नर्मदापुरम से किया है, जो कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से संबद्ध है, और मेरी हॉबी अंतरराष्ट्रीय विषयों पर चर्चा करना है। ठीक, ये मैंने एक पार्ट बताया अपने परिचय का। तो इसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चन उठाने के कितने सारे स्कोप हैं, कि मैं, मेरा नाम आ गया, मेरा सरनेम आ गया, वहां से सवाल उठ सकते हैं। दूसरी चीज कि मैं नर्मदापुरम से आता हूं जिसका पूर्व नाम होशंगाबाद था, तो नर्मदापुरम क्यों नाम रखा, अभी परिवर्तन किया है, तो नाम परिवर्तन करने की क्या प्रक्रिया होती है, कैसे नाम परिवर्तन होता है, क्या नाम परिवर्तन करना चाहिए, पुराना नाम था उसमें क्या समस्या थी, किसने रखा था, इतिहास की उसमें बहुत सारी चीजें कि कौन आया था, राजा था, किसका युद्ध हुआ था, किसने किला बनवाया, ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। फिर नाम परिवर्तन कब हुआ, क्या प्रक्रिया थी, किसने किया, कैसे होता, ये चीज। उसके बाद मैं, मेरी सरकारी जो पढ़ाई है वो कहाँ से हुई, मेरे गांव से हुई है। तो अब गांव के बारे में शायद वो चले जाएं, वहां से देख सकते हैं, और नहीं तो फिर आप, मैंने कॉलेज का बताया, कॉलेज कहाँ से संबद्ध है, या तो कॉलेज के बारे में पूछेंगे भाई ऐसे कॉलेज का नाम नर्मदा महाविद्यालय क्यों रखा, ये चीज। दूसरी चीज वो जो है बरकतुल्लाह से संबद्ध है, तो फिर बरकतुल्लाह या तो यूनिवर्सिटी के बारे में चले जाएंगे या फिर बरकतुल्लाह जी के बारे में पूछ लेंगे। ऐसे बहुत सारे स्कोप हैं। आप बाद में अपने परिचय में अपनी हॉबी भी बताइए, तो हॉबी बताएंगे तो हॉबी पे भी आपका डिस्कशन हो सकता है। तो इस तरह से हम बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जब बहुत बड़ा स्कोप होता है कि आप इंटरव्यू की दिशा तय कर दें। तो आपको अपना आत्मविश्वास इस तरह से रखना है कि आप इंटरव्यू को अपने हिसाब से ले जाएंगे। ठीक, क्योंकि जब आप निरंतर प्रैक्टिस करेंगे, रोज प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका हेजिटेशन खत्म हो जाएगा, आपका डर खत्म हो जाएगा। आप सोच कर बोलेंगे और ऐसा बोलेंगे कि आप इंटरव्यू को एक निश्चित दिशा में ले जा सकें, जिससे कि इंटरव्यूअर आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकें जो आप चाहते थे। ठीक, चलो तो इस पे हम आगे देखते हैं। चलो,
ठीक है, तो आपको क्या क्वेश्चन करना है, जो आपका डेफ है ना, इसके आधार पर आपको प्रश्न तैयार करने हैं। ठीक है, हम बहुत सारे सवाल आपको हम देंगे कि आपके डेफ में जो जानकारी है उसके आधार पर कैसे सवाल बन सकते हैं, और उसके बाद आपको प्रश्न तैयार करने हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जिनकी संभावना बहुत ज्यादा है, और ऐसे सवाल या तो जिनकी संभावना कम है या फिर ना के बराबर है कि यार यहां से तो सवाल नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर हमारे मन में क्वेश्चन रहेगा तो कहीं ना कहीं जवाब भी तैयार हो जाएगा। तो इन क्वेश्चनों को बहुत से तैयार करना है, इन क्वेश्चनों को केवल बोल के देख लेंगे कि शायद सवाल पूछे जा सके। ठीक है, आई बात समझ में? चलो ठीक, तो इस तरह से आप कर लेंगे। अब एक सबसे बड़ी समस्या जो आती है बच्चों के सामने, वो आती है हॉबी की। तो हमको क्या करना है हॉबी वाले क्वेश्चन पे, या तो हॉबी है तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं है तो, क्योंकि सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले बच्चे बहुत समय अपनी हॉबी पर दे नहीं पाते, तो जो हॉबी होगी वो भी जो है क्या कर सकते हैं, उस पर हम बहुत समय नहीं देते तो वो भी खराब हो जाएगी। क्या करना है, अगर है तो उसको बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि हॉबी होना और उसको जीना और उसके बारे में तैयारी करना तीनों अलग अलग चीजें हैं। मतलब जैसे मान लो उदाहरण के रूप में आपकी हॉबी क्रिकेट खेलना है, आप क्रिकेट खेलते होंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसमें हॉबी भी है, लेकिन आपको बैट की लंबाई क्या होती है, किस लकड़ी से बना होता है, ठीक है, पिच की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, स्टंप की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, गेंद किस प्लास्टिक से बनती है, जो भी पदार्थ है उससे बनती है, उसके बारे में पता होना चाहिए, उसका वजन कितना होता है। तो हॉबी के साथ साथ ये वाली चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। इसका कारण ये है कि आप जो इंटरव्यू देते हैं उसमें आप सहायक प्राध्यापक बन रहे हैं, मतलब आप एज अ लीडर, क्योंकि बच्चों के साथ में आपको क्लास को लीड करना है, क्योंकि इतने सारे बच्चों को संभालना, उनको पढ़ाना और उनको लाइफ लेसन्स देना बड़ी बात है। तो आपको एक काम करने के लिए या एक पद पर बिठाने के लिए वो आपको इंटरव्यू नहीं लेते हैं और ना सेलेक्ट करते हैं, आपको एज अ लीडर कि आप काम किस तरह से करेंगे, आप बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल बनने वाले हैं। ठीक, तो आप जो भी काम करेंगे उसका कोई मतलब होना चाहिए। आप ऐसे कि मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना है, मैं बस क्रिकेट खेल लेता हूं, लेकिन मुझे क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता सचिन तेंदुलकर कौन है, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। आपको पता होना चाहिए सचिन तेंदुलकर के बारे में, और क्रिकेट की जो महान हस्तियां हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, और बाकी लोगों के बारे में भी, क्रिकेट से जुड़ी अन्य चीजों के बारे में भी। तो हमने क्रिकेट का केवल उदाहरण लिया है कि किस तरह से तैयार करना है। ठीक, दूसरी चीज है कि हॉबी है और हमने उसको तैयार भी कर ली। ठीक, अब हॉबी नहीं है, ठीक है, तो नहीं है तो दो चीजें रहती है, एक होता है इंटरेस्ट और एक होती है हॉबी, मतलब रुचि और अभिरुचि। रुचि का मतलब होता है मुझे अच्छा तो लगता है, लेकिन मैं समय निकालकर या जब मुझे समय मिलता है मैं उसको कर नहीं पाता हूं, तो वो रुचि है। ठीक है, जैसे मान लो कि चेस खेलना, चेस खेलना मुझे अच्छा लगता है, मैं लोगों को देखता हूं अच्छा लगता है, लेकिन जब मुझे समय मिलता तो मैं चेस नहीं खेलता, इसका मतलब आपका इंटरेस्ट है वो। तो अब इंटरेस्ट को या आपकी रुचि को हॉबी कैसे बनाना है वो हम तैयार करेंगे। ठीक, जब आप अपनी रुचि को अभिरुचि में परिवर्तित करेंगे तो फिर वही कि आपको उसको जीना है। जीने का मतलब आज से आपके पास जितना भी समय बचा हुआ है उस समय में आप उस हॉबी को जिएंगे, मतलब अगर कोई खेल है तो खेलेंगे, खाना बनाना है तो खाना बनाएंगे, गाना है तो गाना गाएंगे, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना है तो उस इंस्ट्रूमेंट को आप बहुत अच्छे से बजाएंगे, और इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपके अंदर वो आ जाए, लगना चाहिए कि आपने वो काम सचमुच किया है या आप करते हैं। आई बात समझ में? और कोई भी इस हॉबी को बिना तैयार किए हुए नहीं डालेगा, या ऐसी हॉबी कि कुछ भी लिख देंगे और हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। क्योंकि सबसे ज्यादा
जो आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होता है कि आप अपने काम के बाद, अपनी पढ़ाई लिखाई के बाद किन चीजों में अपना समय देते हैं। तो इससे बहुत कुछ आपके पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। इसलिए इस वाले पोर्शन पर आपको कोई भी रिस्क नहीं लेनी है, क्योंकि 2022 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू हुआ था वो, और उससे पहले जो सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू हुए हैं, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो यहाँ कुछ भी लिख के चले जाते हैं और बाद में वहां जाके फंस जाते हैं। और आप इस बात को मानना कि जो इंटरव्यू लेने वाले हैं आपकी हर बात को स्वीकार कर सकते हैं। आपको नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एक चीज कभी बर्दाश्त नहीं करते कि आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आप किसी बात पर झूठ बोल रहे हैं और उनने पकड़ लिया तो आप ये मानकर चलिए कि आपका इंटरव्यू वहीं समाप्त है, अब आपको इंटरव्यू में नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक, अब जिनकी है और जिनकी नहीं है, या रुचि से अभिरुचि पे आ रहे हैं तो भी अपन काम कर लेंगे। अब जिनकी ना रुचि है ना अभिरुचि है, एक ही तरह का काम किया है, तैयारी की बहुत अच्छे से, या कहीं जॉब करते हैं तो समय नहीं मिलता, तो उस तरह की अब हम हॉबी बनाएंगे जो बहुत बेसिक है, एक सामान्य छात्र भी या छात्रा भी उसको करते हैं। तो हम बहुत बेसिक कुछ हॉबियां हैं हमारे पास जो हम डिस्कस करके आपके व्यक्तित्व के आधार पर शूट होगी, उसको डिस्कस करके आपके लिए वो तैयार कर लेंगे। लेकिन फिर भी हम इसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे ताकि ऐसा ना लगे कि हम झूठ बोल रहे हैं, और ये झूठ नहीं होने देंगे, क्योंकि आपको हम उस हॉबी के साथ जीना सिखा देंगे, आपको उसके साथ समय देना। ठीक, आई बात समझ में? तो ये वाला हॉबी वाला। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से तैयारी होती है इंटरव्यू की। हाँ, तो अब जो आपकी इंटरव्यू की तैयारी है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसकी तैयारी कभी नहीं होती है। ठीक है, तो एक कहने वाले हैं कि कभी नहीं होती है, और एक कहते हैं कि इंटरव्यू आप जब भी जाओ तो तैयारी हमेशा रहती है, आप जब भी जाओ तब जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है, तो इस दोनों ही अति के फेर में ना पड़े। ठीक, क्या है कि हमेशा रहती वाली में क्या हो जाता है, क्वेश्चन बहुत सामान्य हो जाते हैं, तो हमको सामान्य नहीं बल्कि स्पेसिफिक कंक्रीट जवाब देने होते हैं। तो इस अति में नहीं रहेंगे, हम लोग बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। और तैयारी कभी नहीं होती है क्योंकि उन लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि साक्षात्कार में क्या पढ़ना होता है। तो हम इस वाले जो हमने बात की थी 75 से 85% वाले पोर्शन को, इसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, और जो बच रहा है 25 से 15% वाला, उस पोर्शन के बारे में हम मोटी मोटी जानकारी रखेंगे कि अगर इस साइड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो किस तरह से तैयार करना है। ठीक, चलो, तो ये तैयारी की बात कर ली हमने। अब हम आते हैं कि जो आपका इंटरव्यू है वो कहां से दिशा बदलेगा, कहां से सवाल उठते हैं। तो उसके लिए हमारे पास डेफ है। ठीक है, जो जिसको व्यक्तिगत विवरण हम कह रहे हैं। ठीक है, चलो, डिटेल्ड एनालिसिस फॉर्म। ठीक है, तो इसमें जो आपका व्यक्तिगत विवरण है उसमें सारी चीजें दी हुई हैं। हम क्या करेंगे कि अपनी जो क्लासेस हैं वो क्लासेस तो चलती रहेंगी, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के ग्रुप बना दिए जाएं। ठीक है, मतलब एक तरीके के जो लोग हैं उनके ग्रुप बन जाएंगे। कौन कौन से? जैसे कि आप एक जिले से आते हैं, आप ग्रुप बना के जिले की चीजें डिस्कस करें। आप एक विषय से आते हैं, आप विषय के साथ डिस्कस करें। आप एक ही बैकग्राउंड से आते हैं तो बैकग्राउंड की चीजें डिस्कस करें। जैसे किसी के पापा खेती में है तो 2-4 लोगों के पापा खेती में है तो एक साथ खेती की चीजें तैयार कर लें। ठीक है, और हो सकता है आपकी हॉबी भी समान हो तो एक हॉबी वाले एक साथ हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से यह विषय हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आप ग्रुप बनाकर इन चीजों को डिस्कस कर सकते हैं, और डिस्कस करने के साथ हम भी आपका उसमें साथ देंगे कि किस तरह से एक उत्तर को तैयार करेंगे और क्या वहां की जगह बोलना है उसको भी आप कर लेंगे। ठीक है, चलो, तो ये हो गया। उसके बाद आप डेफ में जो चीजें हैं जहां से सवाल बनते हैं उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले नाम। डेफ में आपका सबसे पहले नाम है, तो नाम, और फिर नीचे जाएंगे तो यहाँ पिताजी का नाम। तो कुल मिला के जो नाम वाला पोर्शन है
उसमें किस तरह के सवाल बन सकते हैं, दोनों से। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा, आप इसको समझना। क्या क्या है कि आपका जो नाम है, सबसे पहले इससे मिलते जुलते प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम आपको करने हैं। ठीक है, जो किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाई है, आपके नाम से मिलते जुलते नाम, उनको तैयार करना है। आपके नाम का अर्थ क्या होता है, पर्यायवाची क्या है, विलोम क्या है। ठीक है, और नाम के जो पर्यायवाची विलोम में अगर कोई क्रिटिकली या बहुत रेयर तरीके से अगर कोई मैच करता है तो उनके बारे में थोड़ा बहुत हम तैयार कर लेंगे। प्रसिद्ध व्यक्ति, अर्थ, पर्यायवाची, विलोम, ये हो जाएगा। आपका नाम किसी घटना से मिलता जुलता है या किसी विचार से, विचारधारा से। ठीक है, ठीक है, या जैसे घटना हो गई, जैसे मान लो आपका नाम प्रकाश है या किरण है, तो मतलब जो फिजिक्स में नियम होता है घटना का, तो प्रकाश की, किरण के बहुत सारे रूल होते हैं, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपके ऐसा कोई नाम है जो किसी विचारधारा से मैच करता हो। आप जैसे मान लो कि हम ले लें कि आनंद नाम है, जैसे तो आनंद नाम है, तो आनंद एक विचार है कि आनंद, सुख, आह्लाद, खुशी, इन सब में क्या अंतर होता है। क्या आप जीवन में कभी आनंदित हुए हो या आपको कभी बहुत प्रसन्नता हुई है, प्रसन्नता में अंतर, तो इस तरह से आपको हो सकता है कोई विचार आता हो। ठीक, चलो, इसके बाद आपके स्थान का नाम है, आपके नाम से रिलेटेड कोई स्थान का नाम हो सकता है। ठीक है, जैसे किसी का नाम भारत कुमार है तो भारत देश भी है। ठीक है, तो उस तरह से, या भारत के नाम के बारे में चले जाएंगे वो। जैसे किसी का नाम आनंद है तो आनंद एक जगह भी है गुजरात में, वहां से वो दुग्ध क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन, वर्गीज कुरियन और कितनी क्रांतियां हुई है, वहां जा सकते हैं। तो आपके नाम के आगे इतने सारे डायमेंशन आपको तैयार करने हैं। ठीक, ओके। और जो प्रसिद्ध व्यक्ति वाला है ये बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है। जैसे मेरा नाम मनोज है, तो मुझसे पूछ ली थी मनोज कुमार जी जो जिनका अभी निधन हुआ है, उनकी मूवीज कौन कौन सी है, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज कौन सी है, और बहुत अच्छा काम उनने किया है, कितने अवार्ड मिले हैं, कौन सी मूवी से कौन सा अवार्ड मिला है। ठीक है, और उनका नाम मनोज कुमार है तो भारत कुमार कैसे पड़ा, और चूंकि मनोज कुमार भी उनके द्वारा रखा गया तो उनका मूल नाम क्या है। ठीक है, तो इस तरह से आपके बहुत सारे सवाल तैयार हो जाएंगे। ठीक, चलो, फिर नाम में अगर हम ले, जैसे हमारी एक दीदी है उनका नाम छाया है, तो छाया से उनसे पूछ लिया था छायावाद क्या होता है। ठीक है, छाया से उन्होंने पूछ लिया था छायावाद, तो छायावाद क्या है, हिंदी की एक टर्मिनोलॉजी है और एक काल रहा है जिसमें विशेष प्रकार की रचनाएं हुई हैं, उनको छायावाद के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक, तो वो आ गया था। उसके बाद हमारे भैया हैं, उनका नाम है नवीन, तो उनसे पूछ लिया गया था कि आपने आज क्या नया सीखा या आपके जीवन में क्या नया करते हैं आप। तो इस तरह से ये एक हमारे दोस्त का नाम है अभिषेक, तो उनसे पूछ लिया था कि जो शंकर जी का अभिषेक होता है एक वो, और एक महामस्तकाभिषेक होता है श्रवण बेलगोला में, तो उसके बारे में बताओ। तो इस तरह से कोई घटना, कोई क्रिया या कोई हवन, भजन, पूजन इस तरह से रहता है तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलो, फिर मिलते जुलते प्रसिद्ध लोग हो गए। ठीक है, आपको अब इनमें जो ये चीजें पढ़ी है बहुत ज्यादा नहीं जाना है, बस इतना रहे कि हम उस पर एकदम से ब्लैंक ना हो, सॉरी ना बोले, हमको उसमें कम से कम इतनी जानकारी हो कि हम एक बेसिक जवाब उनको दे सकें। ठीक, आएगा समझ में। चलो, तो ये वाला आपका हो गया नाम वाला पोर्शन। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, तो नाम पिताजी का नाम हो गया। अब डेफ में देख लेते हैं क्या है अगला, तो रोल नंबर। देखो, अब रोल नंबर में बहुत सारी चीजें आपकी यूनिक हो सकती हैं। ठीक है, तो आपको रोल नंबर तो सबको याद करना ही है, हो गया होगा अभी तक याद, तो आपको देखना है कि इसमें कुछ विशेष या यूनिक तो नहीं है। ठीक है, फिर आपको इसका जोड़ घटाना, देखो वैसे इसमें सवाल बनने की बहुत कम संभावना है, लेकिन आपको जोड़ घटाना, इसका गुणा,
भाग आना चाहिए, ठीक है। या कुछ विशेष नंबर्स आते हैं, जैसे आपके रोल नंबर में मान लो 2611 करके कुछ आ गया, 911 आ गया, या 1991 आ गया, 1999 आ गया। तो इस तरह से अगर नंबर्स आते हैं तो आपको उस रोल नंबर विशेष से जो चीजें डिनोट होती हैं उनके बारे में पता आपको होना चाहिए, ठीक। चलो, तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं। फिर आ गया साक्षात्कार की तिथि, तो जो तिथि रहेगी उसको देख लेंगे। हाँ, उसमें साक्षात्कार की तिथि में कुछ विशेष ना हो, जैसे ऐसे ही, जैसे मान लो कि अभी ये महीना चल रहा है 11वां, तो 26 तारीख को आपको पड़ गया 26/11, तो फिर आपको 26/11 के बारे में पता होना चाहिए। अगर किसी का 9 सितंबर को पड़ता तो 9/11, या 9 तारीख और 11वें महीने में पड़ता तो 9/11, 1 जनवरी को किसी का इंटरव्यू आ गया वो, या 14 फरवरी को आ गया वो। तो इस तरह से आपको जो विशेष डेट होती है उनको बारे में वो जानना चाहिए। फिर आ गया विज्ञापन क्रमांक और दिनांक में कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा का नाम मालूम है, आवेदित पद का नाम, ठीक है, विभाग हो गया। आवेदक का नाम, नाम से रिलेटेड चीजें हमने देख ली। पिताजी के नाम से भी रिलेटेड जो आपके नाम के अर्थ, प्रसिद्ध व्यक्ति, पर्यायवाची, विलोम और जो भी चीजें हमने की वो आपको पिताजी के नाम में भी देखनी है। जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में आपको विशेष तिथि या यूनिक तिथि का ध्यान रखना है। जो हमने रोल नंबर में बात की कि आपको आपके जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें जो डेट है उसके बारे में कि कोई विशेष तारीख है, उसको उस तारीख में आपको कोई दिवस पड़ रहा है, दिवस में भी राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस और मध्य प्रदेश के कोई विशेष दिवस अगर पड़ रहे हैं तो उसको तैयार करना है, उनके बारे में तैयार करना है। जैसे आपको 15 अगस्त मान लो किसी का बर्थडे हो तो वो, 26 जनवरी हो वो, ठीक है, 2 अक्टूबर हो, ठीक है, 1 जनवरी हो, ठीक है। क्योंकि क्या है कि पहले जो स्कूलों में चलता था कि माँ बाप को भी नहीं पता होता था कि बच्चे का जन्म किस तारीख को हुआ, तो 1 जनवरी, 1 जुलाई, ऐसे बहुत सारे डेट जो बहुत कॉमन है, तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक। कोई माह विशेष पड़ रहा है, अब इस माह में आपको जो जनवरी फरवरी वाले इंग्लिश नाम चलते हैं वो तो पता होना ही चाहिए, साथ ही हिंदी माह में भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया, आया समझ में। चलो, हाँ, अगर जैसे नाम के साथ कोई विशेष कॉम्बिनेशन बन रहा है, जैसे 26/11 बन रहा है, 9/11 बन रहा है, ठीक है, और भी जो डेट है जैसे मान लो आपका 6 दिसंबर वाला हो गया, 6/12, 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद वाली घटना हुई थी, तो वहां से ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। अब आता है ईयर। ईयर में कोई विशेष सन है, जैसे किसी का बर्थ 1991 को हुआ है तो एलपीजी पॉलिसी से सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगर 1992 हुआ है तो राम मंदिर बाबरी मस्जिद वाला आंदोलन पूछा जा सकता है। अगर आपका जन्म 2000 में हुआ है तो पूरी सदी चेंज हो रही है, इस समय 2000 वाला नया कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है, वहां से कुछ पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो ईयर है, जो भी विशेष है, आप अपने हिसाब से तैयार करेंगे, और नहीं तो हम बहुत सारी चीजें बता देंगे उसमें, ठीक। चलो, हो गया, मैं भी वही, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, तो जो जन्म स्थान है, ठीक है, जन्म स्थान में 3 चीजें हैं आपकी। कौन कौन सी चीजें हैं? एक तो जन्म का प्रॉपर स्थान है, फिर तहसील है, और फिर जिला है। और राज्य तो मैक्सिमम लोग एमपी के होंगे, नहीं तो नहीं भी है, तो भी हम राज्य के बारे में अगर एमपी से बाहर है तो आपको तैयार करना है, ठीक। चलो, तो जन्म स्थान अगर कोई विशेष या यूनिक होता हो, ठीक है, तो आपको उसके बारे में तैयार करना है, ठीक है। तो आपको इस स्थान के बारे में जो सारी जानकारी है, जो भी उसका महत्व है, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, जैसे भी हो। तहसील, अगर कोई विशेष नाम आता है, जैसे मेरी तहसील है, तो वो तहसील है सिवनी मालवा। देखो, अब उसका नाम, सिवनी एक अलग जिला है और मालवा एक अलग क्षेत्र है, लेकिन हमारी तहसील का नाम ये है सिवनी मालवा, तो फिर इसको आपको यूनिक बन रहा है। अगर किसी की नजर गई कि भाई सिवनी क्यों है, जैसे मेरे से एक बार मॉक में पूछ लिया था
कि आप अपनी सिवनी तहसील से सिवनी जिले जाते हैं तो बीच में कौन कौन से जिले पड़ेंगे, इस तरह सवाल। या सिवनी जिला है लेकिन वो किसी और चीज के लिए फेमस है, आपका सिवनी किस लिए फेमस है ये बताओ। मालवा इस क्षेत्र का नाम क्यों रखा ये बताओ। तो इनके पीछे कारण होते हैं, आपको उस कारण को पता होना चाहिए और उनकी प्रसिद्धि का कारण पता होना चाहिए। जिला तो विशेष रूप से आपको पता होना ही चाहिए, यहां से तो सवाल 100% बनेंगे। यहां से सवाल बनने की स्थिति तब आती है जब ये जगह विशेष हो, कुछ यूनिक आ रहा हो, कुछ घटनाएं घटी हो, या कोई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्व अगर रखते हो तब इनसे पूछेंगे, वरना जिले से तो सवाल आएंगे ही आएंगे। और जो बच्चे अन्य राज्य के हैं उनसे अपने राज्य से भी सवाल पूछ सकते हैं। ठीक, तो आपके स्थान, जिला, तहसील, वहां से किस तरह के सवाल पूछ सकते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो आपका कोई यहां से महत्व, जितने महत्व मैंने बताए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक या पर्यटन से संबंधित कोई महत्व बनता है तो उसके बारे में विशेष रूप से तैयार करें। ठीक, उसके बाद आपका कोई यहां से प्रसिद्ध व्यक्तित्व निकला हो उनके बारे में तैयार करना है आपको। ठीक है, जैसे राजनीतिक हो सकता है, साहित्यिक व्यक्ति, कोई लेखक, कवि निकले हों उनके बारे में बताना है, विधायक, सांसद, उनके बारे में आपको तैयार करना है। ठीक, आपको अपने जिले की या स्थान की विशेषताएं पता होनी चाहिए, वहां क्या क्या कमियां हैं वो पता होने चाहिए, और उसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक, वहां के प्रशासन के बारे में, कौन क्या है, किस पद पर है, जो पदाधिकारी होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। विधायक, सांसद कौन कौन है उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक, विशेष रूप से आप सहायक प्राध्यापक का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपको वहां की शिक्षा व्यवस्था के बारे में क्या अच्छी चीजें हैं, क्या कमियां लगती हैं आपको, आप किस तरह सुधार करेंगे उसके बारे में पता होना चाहिए। शिक्षा क्षेत्र की कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक, कोई विशेष पर्यटन स्थल है, इसको ठीक है, जिले के बारे में देख रहे थे, कोई विशेष पर्यटन स्थल है तो उसके बारे में देख सकते हैं अपन। ठीक है ना। उसके बाद वहां अगर आप कृषि से क्षेत्र में कोई विशेष चीज हो रही है वो, ठीक है, उद्योग के बारे में कोई विशेष हो रहा है वो, या सेवा क्षेत्र के बारे में कुछ विशेष हो रहा है वो, इंडस्ट्रियल एरिया बन रहे हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है, या सेज बन रहे हैं जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उस तरह से, या फूड पार्क मध्य प्रदेश में बहुत सारे हैं। ठीक है, या कुछ भी विशेष हो रहा हो तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक, फिर कहीं कहीं जो मध्य प्रदेश में बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे चंबल की बात करें तो लिंगानुपात कम होना एक वहां की समस्या है, या जो दक्षिणी मध्य प्रदेश है, बालाघाट, छिंदवाड़ा, यहाँ लिंगानुपात अच्छा है, उसका क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है, आप क्या करेंगे, इस तरह से सवाल। ठीक, और जो वहां के व्यक्तित्व हैं उसके बारे में हम बात कर चुके हैं, समस्याएं क्या क्या हैं, विशेषताएं क्या क्या है, क्या सुधार किए जा सकते हैं, और कौन कौन सी योजनाएं वहां चल रही हैं, 2 4 6 के नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और शिक्षा के क्षेत्र में आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, आपके यहाँ स्कूलों की क्या हालत है, किस तरह की कमियों से जूझ रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था में क्या दिक्कत है, क्या सुधार किए जा सकते हैं, कॉलेजों में क्या है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है। तो चूंकि आप सहायक प्राध्यापक का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो फिर हम बात करें शैक्षणिक पृष्ठभूमि की, बात करते हैं। हाँ, इधर हो गया, हाँ ठीक है, नाम से हो गया। ठीक है, एक है आपका, आप मध्य प्रदेश में कब से रह रहे हैं। ठीक है, तो कब से रह रहे हैं आप, तो आप जन्म से ही रह रहे हैं या एक निश्चित वर्षों से रह रहे हैं तो उसके बारे में आप बता देंगे। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप कहीं बाहर विशेष राज्य से आते हैं किसी, तो उसके बारे में आपको जानकारी इकट्ठी करनी है। ठीक, हाँ, अब आपका वर्ग पूछा जाता है
कि आप किस वर्ग से हैं, जैसे आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ठीक है, या फिर आप ईडब्ल्यूएस हैं, या किसी अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, ठीक है। तो आपको एक मुद्दा जो भारत में, मध्य प्रदेश में हमेशा विशेष मुद्दा रहता है, आरक्षण का मुद्दा, जिसपे बहस चलती रहती है, इसके बारे में सामान्य चीजें पता होनी चाहिए। जैसे अभी मध्य प्रदेश में 87-13 वाला मामला, 27% 14% ओबीसी का मामला आपको पता होना चाहिए। ओबीसी में क्रीमी लेयर का मामला, नॉन क्रीमी लेयर का मामला पता होना चाहिए। एससी एसटी को आरक्षण कितना है, क्या है, उस पर जो मुद्दे हैं, क्या इन कैटेगरियों में भी क्रीमी लेयर लागू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सारी चीजें। ईडब्ल्यूएस का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि वैलिड बता दिया है कि भाई सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी चर्चा में बना रहता है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आप विशेष अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, जो भारत में धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक हैं, अगर वहां से आते हैं तो आपको अल्पसंख्यक वर्ग, उनकी योजनाएं, क्या समस्याएं हैं, किन चुनौतियों से वो गुजर रहे हैं, क्या सुधार हो रहे हैं, क्या अच्छी चीजें हैं, कहाँ दिक्कत है, सारी चीजें आपको अल्पसंख्यक वर्ग के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक, यहां हो गए। हाँ, वर्तमान डाक का पता, स्थायी पता, ये हमने कर लिया। अगर इसमें भी किसी का अलग होता हो तो जहां आप वर्तमान में रह रहे हैं, जहां आपका स्थायी पता है, दोनों ही जगहों के बारे में, तहसील जिले के बारे में जो जानकारी हमने अभी डिस्कस की है, पता होनी चाहिए। ठीक, मूल निवास स्थान सेम है। हाँ, आपको अपने आधार कार्ड का नंबर याद होना चाहिए। तो जो आधार नंबर है आपका, वो 4-4 के ब्लॉक में लिखा जा रहा है, ठीक है। तो 4-4 के ब्लॉक में अगर कोई स्पेशल बन रहा है कुछ, उनका मेल, ठीक है, तो उनके बारे में पता होना चाहिए, और नहीं तो आपका आधार नंबर तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है, ध्यान रखें बात का। फिर आपकी ईमेल आईडी, तो आपकी ईमेल आईडी अगर कुछ विशेष है तो आपको पता होनी चाहिए। ईमेल आईडी किसी की विशेष है तो वहां से सवाल जरूर बनेंगे, आपको उन सवालों के लिए तैयार रहना है। और अगर चाहते हैं कि यहां से सवाल ना बने तो फिर विशेष कर सकते हैं। जैसे हमारे एक दोस्त हैं अभिषेक, तो उन्होंने अपनी आईडी रखी थी अभी तक 56, ठीक है, तो मतलब वहां से सवाल बनेंगे अगर उनका ध्यान जाता है तो फिर अगर आप अपनी आईडी यूनिक रखना चाहते हैं तो वो ठीक है, विशेष है तो तैयार करना है। ऐसा नाम क्यों रखा? आपकी ईमेल आईडी में आपके जन्म स्थान, आपके जिले का नाम, आपके विश्वविद्यालय के नाम, आपके स्कूल का नाम अगर आता है तो आपको उसका कारण बताना है, और अच्छा कारण बताएं जिससे अच्छा इंपैक्ट पड़े। और अगर चाहते हैं कि यहां से कोई क्वेश्चन ना बने तो सीधा अपना नाम सरनेम लगा के एक ईमेल आईडी नई बना सकते हैं। ठीक, चलो, मोबाइल नंबर आपको याद करना है, ठीक, याद ही होगा। अब आते हैं हम शैक्षणिक पे। शैक्षणिक पृष्ठभूमि किस तरह से है, ठीक है। तो ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से जरूर सवाल बनते हैं। ठीक, तो आप स्कूल, कॉलेज, किसी भी संस्थान जहां से आप पढ़े हैं उसके नाम में किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष का नाम आता है तो उसके बारे में आपको जानकारी रखनी है। जैसे महाराजा बलवंत सिंह महाविद्यालय, या जैसे श्री बलराम पटेल शासकीय महाविद्यालय, महात्मा गांधी उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय, इस तरह से आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, इनके बारे में आपको जानकारी रखनी है। इसमें विद्यालय का नाम, ठीक, महाविद्यालय का नाम, आपकी जो विश्वविद्यालय है उसका नाम, इसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम आता है, आपको पता होना चाहिए। जैसे हमारा विश्वविद्यालय बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, तो हमको मौलाना बरकतुल्लाह जी के बारे में पता होना चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किए, क्या क्या उनकी आंदोलन में एक्टिविटी रही, सारी चीजें। ठीक, चलो, ये हो गया। उसके बाद
हर संस्थान का कोई ना कोई ध्येय वाक्य होता है, तो उस ध्येय वाक्य के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे बरकतुल्लाह का है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो कहां से लिया गया है, क्या है, वो आपको सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। ठीक, पूरा श्लोक क्या है, उसका अर्थ क्या है, ये सारी चीजें। ठीक, ओके, सूत्रवाक्य हो गया, कहां से लिया गया, अर्थ, सारी चीजें हो गई। विषय, अगर आपने कोई विषय परिवर्तन किया है तो विषय परिवर्तन के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्यों परिवर्तित किया है। जैसे मेरा 12वीं तक 11वीं 12वीं मैथ साइंस था, उसके बाद मैंने आर्ट्स किया, फिर राजनीति विज्ञान से एमए किया, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप एक प्रोफेसर बन रहे हैं, आप या तो इस इंटरव्यू के अलावा आप क्या कर रहे हैं, एक सिविल सेवक बन रहे हैं, तो आपको हर चीज करने के पीछे का कारण पता होना चाहिए कि ऐसा निर्णय आपने क्यों लिया था। ठीक, ओके। फिर हम बात करते हैं, या कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आया है, फिर एमए किया है, एमएससी की है, जो भी किया, तो आपको इस विषय परिवर्तन और इसके बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। आपके ग्रेजुएशन में 10th 12th में या 11th 12th में कोई अलग विषय थे, तो उनके बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए, ताकि वहां से सवाल बने तो हम बना दें। ठीक, अब आती है बात प्रतिशत की। ठीक है, तो अगर आपके परसेंटेज कम है, तो कम क्यों है, उसका कारण, अगर परसेंटेज में अंतर आता है कि पहले बहुत अच्छे परसेंटेज थे, बाद में कम हो गए, तो इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है, वेरिएशन क्यों आ रहा है, उसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। और ऐसा सवालों के जवाब तैयार करने हैं जिससे वो सेटिस्फाई लगे, ऐसा ना लगे कि आप बहाने बना रहे हैं, आप क्वेश्चन से बच रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक, आई बात समझ में, कम क्यों है, या पहले अच्छे थे फिर कम क्यों हुए, ये सारी चीजें आपको पता करनी है। फिर बहुत सारे बच्चों के क्या हो रहे हैं, अभी गैप हो रहे हैं। ठीक, तो गैप क्यों हुआ, इस गैप के समय में आपने क्या क्या किया, आपको पता होना चाहिए। यहां कोशिश करें, वैसे तो हर जगह, लेकिन यहां कोशिश करें कि आप अपने गैप को जस्टिफाई कर सकें और सही बताएं कि आपने क्या किया है। ठीक, चलो, आपने अगर एनसीसी और एनएसएस की है तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत इससे बढ़त मिलने वाली है, तो इसके बारे में सारी जानकारी तैयार करें। ठीक, आई बात समझ में। और एक हॉबी वाला पोर्शन था, अपन ने उस पर पहले ही बात कर ली है। ठीक, अगर कोई आप विशेष जॉब में हैं, तो आप अपने जॉब के बारे में बहुत अच्छे से तैयार करें, क्योंकि आप काम कर रहे हैं, तो आपसे बहुत महत्वाकांक्षा उनकी बढ़ जाएगी कि आप किसी क्षेत्र विशेष में नौकरी कर रहे हैं, तो आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक, ये हो गया आपका डेव के बारे में। हॉबी के बारे में हमने चर्चा कर ली थी पहले, क्योंकि वहां बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। ठीक, आई बात समझ में। चलो, ये वाली चीजें थी आपकी डेव की, तो हमने डेव को बहुत अच्छे से डिटेल में समझ लिया क्या क्या तैयार करना है। अब हमने आपको अभी क्या दिए हैं, सवाल। ठीक है, और हर व्यक्ति के हिसाब से उनके उत्तर अलग होंगे। बहुत सारे बच्चों के उत्तर अच्छे तैयार नहीं होंगे, तो आपको क्या करना है, आपको कोशिश करनी है कि ये उत्तर तैयार करें और डिस्कस करें। हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और क्या एक अच्छा उत्तर हो सकता है, उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो ये सब हमने जितनी भी अभी तक डिस्कशन किया है, उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हम और आप मिलकर इंटरव्यू को एक बहुत अच्छी दिशा में ले जाएंगे। और चूंकि अभी आप पेपर पास किए हैं, तो हमारी आपकी ये पूरी कोशिश रहेगी कि हम उस लिस्ट में अंदर हों। और साक्षात्कार के बारे में मैं आपसे एक चीज और कहना चाहता हूं कि आपको इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, हर पक्ष के बारे में जानना है, और हम सभी मिलकर बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। और यहाँ आकर हम क्लास में डिस्कशन करवाएंगे, एक वो चीज, विषय के विशेषज्ञ से मिलाएंगे आपको वो चीज। और अलग ये है कि हम यहाँ हर बच्चे का, बहुत सारे बच्चों से बहुत सारे क्वेश्चन करवा के उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करवा देंगे, जिससे जो बोलने में झिझक होती है
कॉन्फिडेंस कम लगता है, हम अटकते हैं बोलने में, भाषा शैली अच्छी नहीं है, इन सभी समस्याओं का हल हम कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसी तरह से ये कंटिन्यू क्लास रहेगी। तो आप सब लोग जुड़े और हम एक बहुत अच्छे साक्षात्कार की तैयारी और आपके सिलेक्शन की तैयारी करते हैं। धन्यवाद।